नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव प्रचार भी अपने उफान पर है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार चुनाव की प्रत्याशियों की मांग को देखते हुए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को अपना स्टार प्रचारक बनाया है और यूपी के सीमावर्ती बिहार के इलाकों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी छवि का खास तबके के मतदाताओं में काफी क्रेज भी है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर आवाज बुलंद किए हुए हैं। तेजस्वी यादव का पूरा चुनाव प्रचार बेरोजगारी के मुद्दे के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। शायद इसी को भांपते हुए योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में यूपी की उपलब्धि गिना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के भाषण में सबसे ज्यादा यूपी से माफियाओं का सफाया, राम मंदिर का निर्माण और बेरोजगारी को खत्म करने की गूंज सुनाई दे रही है। अगर यूपी में रोजगार की बात करें तो लंबे समय से लटकी पड़ी यूपी में सहायक अध्यापकों की 31,277 नियुक्तियों का रास्ता साफ कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 साल में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले मुख्यमंत्री अब वो बन गए हैं और इसकी गूंज मुख्यमंत्री की बिहार रैली में सुनाई दे रही है। यानी सीएम योगी बिहार चुनाव में यूपी मॉडल को पेश कर रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव बेरोजगारी के मुद्दे पर हुआ तो एनडीए को योगी आदित्यनाथ की रैलियों कितना फायदा एनडीए को मिलने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो क्या बिहार में यूपी मॉडल लागू होगा? क्योंकि यूपी में तो यहां पर योगी फॉर्मूला फिट बैठता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि यूपी में जो धमक है योगी आदित्यनाथ की, क्या वो बिहार में असर करेगी? लगातार और यही देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है, दंगाइयों को कहां भेजना है, ये सरकार पहले भी तय करके दंगाई वहां जा रहे हैं और एक माफिया के घरों में और उनकी अपूर्ण संपत्तियों पर चर्चा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। पहले माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करके थे, प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मार रहे हैं और इनके द्वारा आने के तरीके से कमाई संपत्ति पर सरकारी गुंडों चर्चा दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, चौधरी चरण सिंह जी की कलम में रमाना चीनी थी। 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि जमीन का विस्तारीकरण होना चाहिए, जमीन का आधुनिकीकरण होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं कर पाया। जब हमारी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने चीनी का विस्तारीकरण कार्यकारी को आगे बढ़ाया और विकास से चीनी मिली क्षमता के साथ चल रही है। किसानों की सपने को साकार कर रही है। चौधरी चरण सिंह जी के विनती को हमारी सरकार ने इसको अवसर दिया। आज यहाँ नौजवान पुलिस में भर्ती हो रहा है, यहाँ की बेटियां भी पुलिस में भर्तियां हो रही हैं और लोगों को ठीक करने के लिए हमें 20% महिलाएं ही भर्ती की व्यवस्था है कि महिलाओं बेटियों को भरिए जो बेटियों की सेवा निभाने पुलिस से भी करेंगे। कार्य आज आपके देश में हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ताकत दी जिनके लिए देश और समाज ही परिवार था, उस परिवार के बाहर दृष्टि नहीं थी। हमने कहा कहीं उत्तर प्रदेश से 24 जनता ही हमारे परिवार है और इस 24 जनता की रक्षा के लिए इनके सम्मान के लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और मैं लोकसभा चुनाव में बिहार आया था, तब बिहार के लोग पूछते थे कि आप लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब बिहार के लोग पूछते थे मुझसे क्या तारीख भी बताएंगे। और भाइयों बहनों,
अगर कोरोना नहीं होता तो बिहार के हर गांव से मैं कम से कम एक व्यक्ति को तो अयोध्या जरूर बुलाता जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। क्योंकि बिहार का मतलब माता सीता का मायका। और इसीलिए मेरी इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी कि 492 वर्षों के बाद जो अवसर प्राप्त हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग मोदी जी के कारण प्रशस्त हुआ है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे तब देश और दुनिया यहां पर मौजूद रहे, लेकिन इस कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बहुत संक्षिप्त करना पड़ा था। तो बिहार चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कौन कौन से मुद्दों पर बात कर रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार, शिक्षा और इसी के साथ आपको बता दें कि अपराध को मिटाना, कानून व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि यूपी की तर्ज पर उनका यह कहना है कि बिहार में भी इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा। क्योंकि यूपी में जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं, जो रिकॉर्ड, जो फैक्ट्स कहते हैं, उससे तो ये साफ है कि यूपी में योगी फॉर्मूला जो है वो हिट है। अब ऐसे में वो जब बिहार में रैलियां कर रहे हैं तो उसमें भी वो इन तमाम मुद्दों को वो जोर शोर से उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम विकास की बात करते हैं और जो विपक्ष है वो जातिवाद की बात करता है। लेकिन आपको इस बीच बता रहे हैं कि बिहार चुनाव में कौन से मुद्दे हैं जो अहम हैं। इस बार बिहार का जो मतदाता है किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगा। कानून व्यवस्था, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था है। मजदूरों का पलायन, क्योंकि लॉकडाउन के तहत देखा गया था किस तरीके से मजदूरों को परेशानी उठानी पड़ी थी। कोरोना वायरस भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसको लेकर क्या इंतजामात सरकार की तरफ से ठीक है। प्रवासी मजदूर, ये बड़ा मुद्दा है। तो ये अहम मुद्दे जो बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार मतदाता जो है वो वोट करने जाएगा। यानी जो यूपी का जो मॉडल है उसे बिहार में लागू करने की एक तरह से तैयारी की जा रही है और शायद इसीलिए जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के रहे हैं और जो सफलता सरकार की रही है उसका बखान वहां पे किया जा रहा है। तो देखना यह होगा कि बिहार का जो मतदाता है वो कितना इन बातों पे भरोसा करता है। क्या उसे भी यूपी का मॉडल पसंद आता है, वो इसे कबूल करता है, नकारता है। इसका तस्वीर जो है वो 10 नवंबर को साफ हो जाएगी जिस दिन नतीजे आएंगे। उससे पहले 3 चरणों के ये चुनाव हैं और उससे पहले हर दल का हर नेता जनता के बीच में है। हर कोई ये कह रहा है कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे, लेकिन जनता किस पे भरोसा करेगी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ और वो अब बिहार चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिक्र वो भी शिक्षा का कर रहे हैं, रोजगार का कर रहे हैं और जो यूपी का जो मॉडल रहा है, चाहे अपराध का सफाया हो, अपराध को लेके जो रिकॉर्ड रहा है, उसको कहीं ना कहीं बिहार में भी भुनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो क्या बिहार में एनडीए की नैया पार कराएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या योगी के प्रचार से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा? तो ये तमाम बड़े सवाल जो लगातार सबके जहन में है, क्योंकि जोर शोर से तैयारियां की जा रही है, रैलियां की जा रही है और जहां जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे हैं बिहार में, वहां पर उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए हुजूम उमड़ रहा है। जनता वहां पर उनको देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रही है। और ये रोजगार का जो मुद्दा है वो बिहार में, चूंकि तेजस्वी यादव इस पे खूब जोर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। यही वजह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने पिछले कई दिनों में रोजगार को लेकर जो गंभीरता दिखाई है उसका जिक्र वो वहां पे कर रहे हैं। कई रैलियों में हमने देखा, हालांकि उनके जिक्र में राम मंदिर की बात भी होती है, उनके भाषण में धारा 370 की भी बात होती है और कई मुद्दे जो हैं, चाहे वो केंद्र की ही उपलब्धियां क्यों ना रही हो, उसका जिक्र कहीं ना कहीं होता रहा है।
बिल्कुल, तो हिट है यूपी में योगी फॉर्मूला, और क्या अब जो यूपी की धमक है वो बिहार में असर करेगी, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं उमा शंकर पांडे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अश्विनी शाही जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, राकेश कुमार जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शौकत अली जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है। शौकत अली, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। यूपी में आप जिस तरीके से देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो फॉर्मूला है वो हिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नौकरियां यहाँ पर मिल रही हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, किसानों के खाते में पैसे जा रहे हैं, और जो बाहुबली है, माफिया हैं, वो जेल में जा रहे हैं, उनकी जो संपत्ति है उन पर बुलडोजर चल रहा है, एंटी रोमी स्क्वाड जो है वो एक्टिव कर दिया गया है। तो तमाम चीजें जो दिख रही हैं उससे साफ नजर आता है कि यूपी में योगी मॉडल जो है, जो योगी फॉर्मूला है वो हिट है। तो क्या ये असर करेगा जो बिहार चुनाव है उस पर, और जो यूपी की जो इस वक्त धमक है वो बिहार पर असर करेगी? देखिए मोनिका जी, मैं सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा कि योगी जी बिहार में जाके जुमले दे रहे हैं, चाहे वो योगी जी हो, देश के प्रधानमंत्री हो, या अन्य लोग जो भी पहुंचने वाले हैं और जो पहुंच गए हैं। अभी एक स्टेटमेंट देख रहा था मैं निर्मला सीतारमण जी का, उन्होंने कहा कि अगर बिहार वैक्सीन आती है तो सबसे पहले बिहार में वैक्सीन फ्री दी जाएगी। मतलब एक तरीका के ये पहले से लॉलीपॉप दे दिया गया है आपको, मतलब बिहार के लोगों से वोट चाहिए तो वैक्सीन फ्री मिल जाएगी आपको। ये कैसा लॉलीपॉप है? तो जो काम है वो नहीं गिना पा रही आज भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही, लॉलीपॉप देने का काम कर रही। सच्चाई ये है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर रही मोनिका जी, मैं क्योंकि साई जी बैठे हुए मैं पूछना जरूर चाहूंगा, साई जी मुझे एक प्रोजेक्ट बताइए उत्तर प्रदेश में जो आपका चल रहा हो। और रही बात नौकरियों की, अभी आदरणीय योगीनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि हम 3 लाख नौकरियां दे चुके हैं। साहब कहाँ दे दिए, कौन से कागज पे दिए, बता भी दीजिएगा मुझे। देखिए ये जो ढकोसले वाली चीज है, ये जुमले वाली चीज है, भाषण देना इनसे अच्छा कोई नहीं आता। झूठ बोलकर राजनीति में सत्ता पे स्थापित हुए और ये यही कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, बिहार में भी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ठीक है शौकत अली जी, आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। अश्विनी जी, आपने सुना तमाम तरह के सवाल आप पर खड़े किए हैं शौकत अली जी ने, उनके जवाब कैसे देंगे आप, कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को, पार्टी को? ठीक है अश्विनी जी, आप तक आवाज, हम तक आपकी आवाज जो है हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं उमा शंकर पांडे आपके पास आऊंगी। उमा शंकर, जिस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार जा रहे हैं और जो यूपी में जो काम हुआ है उसको वो गिना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कितना असर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा बिहार में? देखिए मोनिका जी, आपके बातों में 2 प्रश्न हैं। पहले मैं कितना असर पड़ेगा इसका जवाब मैं दे देता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए पिछले 5 राज्यों के चुनाव में जब मध्य प्रदेश के चुनाव हो रहे थे, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हो रहे थे, तब योगी जी ने सबसे ज्यादा रैलियां की थी। आपको याद होगा, आपके दर्शकों को याद होगा। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लूज किए, ये पूरे देश को पता है। तेलंगाना में भी ये गए थे, हनुमान जी की जाति बताने की बात इन्होंने राजस्थान में की थी, और जो परिणाम हुआ वो पूरे देश को पता है, आपके दर्शकों को भी पता है। तो कितने असरदार हैं ये बात मैंने लेकिन उमा शंकर जी, सीएम योगी आदित्यनाथ तो ये कहते हैं कि हम तो विकास की बात करते हैं, और जो विपक्ष और जो कांग्रेस है उनके साथी, और वो जातिवाद की बात करते हैं, वो जाति पर लोगों को लड़वाते हैं। मुझे पूरी बात रखने दीजिए। आपने कहा कि तमाम सारी चीजें आपने माफिया से लेके शिक्षक भर्ती से लेके तमाम बातें आपने कही, तो मैं एक एक करके पहले योगी जी का विकास गिना देता हूं, जो उनको बिहार में बताना चाहिए। नहीं तो बिहार के दर्शक और जनता बड़ी समझदार है, वो जानते हैं सबसे ज्यादा आईएएस देने वाला प्रदेश बिहार, वो जानता है कि जो है उत्तर प्रदेश के हालात क्या हैं। देखिए माफियाओं की बात है तो भारतीय जनता पार्टी जो है और योगी जी मेरा माफिया और दूसरा माफिया की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए माफिया हैं या जो योगी जी के अपने जाति के माफिया हैं, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यानी कि माफिया
माफियाओं से निपटने में भी योगी जी जातिवाद कर रहे हैं, ये उनकी मानसिकता है। एक बात, शिक्षक भर्ती की बात आपने की, 31,277 शिक्षकों की भर्ती भी लटक गई, क्योंकि कम मेरिट वालों को मेरिट लिस्ट में स्थान मिला है और ज्यादा मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया और सरकार ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि हाँ, ये गलतियां हुई हैं और जो लोग हैं उनको हम बाहर करेंगे। यानी कि जानबूझ के ये गलती की गई अपने कैंडिडेट्स को उसमें लाने के लिए। महिला अत्याचारों की बात, मोनिका जी आप भी एक महिला हैं, देखिए 6 महीने की बच्ची से लेके 8 साल, 9 साल, 11 साल, 18 साल, 22 साल से लेके 70 साल की महिलाओं तक उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है। मिट्टी का तेल, एसिड डाल के उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं सिगरेट से जलाया जा रहा है, कहीं देवरिया शेल्टर होम जैसा कांड हो रहा है। ये महिला अत्याचारों की स्थिति है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। और प्रवासी श्रमिकों की बात है, जिस तरीके से पैरों में छाले लिए हुए हमने प्रवासी मजदूरों को देखा उत्तर प्रदेश की सड़कों में, वो पीड़ा न बिहार के मजदूर पाए हैं, उत्तर प्रदेश के मजदूर भूल पाए। इसके लिए कानून लाया गया है जो किसानों को गुलाम और बधुआ मजदूर बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है, उससे किसान आंदोलनरत है, आंदोलन कर रहा है सड़कों पे, ये भी पूरा देश देख रहा है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब मैं ले लेती हूँ। सबसे महंगी है। ठीक है उमाशंकर जी। अश्विनी जी, आपने तमाम बातें सुनी होगी उमाशंकर की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि माफियाओं में आप तेरा मेरा करते हैं, भर्तियों में आपने गलतियां की हैं, साथ ही साथ महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो उन्होंने गिनाए। आप तो कह रहे हैं आपने बहुत काम किया है और आपके कमियां देखिए गिना रहे हैं। उमाशंकर जी जवाब दीजिए। अच्छी बात है, कमियां ये विरोध में है, कमियां गिनाना चाहिए, लेकिन उमाशंकर जी को यह भी याद रखना चाहिए कि इंदिरा जी के लिए हवाई जहाज हाईजैक करने वालों को विधायक का टिकट देकर विधायक बनाने का काम भी कांग्रेस ने किया था। ये याद रखना चाहिए इनको। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी इन्होंने कहा कि माफिया और अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध माफियाओं को नेस्तनाबूद करने का काम योगी सरकार कर रही है। जो योगी जी पहली बार आए थे, उन्होंने जो भाषण दिया कि या तो अपराधी छोड़ दें यूपी या जेलों में चले जाएं, नहीं तो मार दिए जाएंगे। आज उसी संकल्प पर देश का पहला मुख्यमंत्री आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उस पर आज कायम है। और अपराधी आज देखिए, पंजाब की जेलों से लोग चिट्ठी भेज रहे हैं कि बीमार हैं, और वहां के मुख्यमंत्री के बेटे से उनकी संबंध भी उनके जो है उजागर हो रहे हैं। तो इस तरीके के अपराधी उत्तर प्रदेश आने से बच रहे हैं। मैं किसानों की बात पर आऊंगा। किसान के लिए भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया है वो अपने आप में अनूठा है। आपसे पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक में किसान नहीं है, लेकिन आंदोलन कहां हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्य पंजाब में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आढ़तियों के लिए ये लोग बहुत चिंतित हैं, वहां किसानों के लिए चिंतित नहीं है, वहां के आढ़तियों का दिहाड़ी मारी गई है। कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राकेश जी के पास आऊंगा। उमाशंकर जी आप टिप्पणी कीजिए इस पे। देखिए राजेश जी, कितनी सफाई से इन्होंने बताया। अब मैं इनको जरा बताऊं कि देखिए, चश्मे पर धूल नहीं है, धूल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर है। अभी बलिया में जो हुआ, धीरेन्द्र सिंह जो इनके सुरेंद्र सिंह के खाल से लगा, उन्होंने खुलेआम फायरिंग करके एक व्यक्ति को की हत्या कर दी, और उसके खिलाफ इन्हीं के विधायक जो है सुरेंद्र सिंह खड़े हो गए। सुरेंद्र सिंह पे क्या कार्रवाई किया आपने? चिन्मयानंद, जिनका पूरा वीडियो पूरे देश और प्रदेश ने देखा। अरे भाई, मैं भास्कर पांडे और भोला पांडे की बात कर रहा हूं। जरा बताएंगे आपने क्यों टिकट दिया उनको? उत्तर प्रदेश क्यों दिया टिकट आपने? और सुनिए उमाशंकर जी, राजस्थान में अपने गुनाहों को देखना हो तो राजस्थान चले जाइए, वहां देखिए आपके पार्टी का गुनाह। यहाँ मत गिनवाइए, योगी राज्य में दमदार काम होता है, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तेरा अपराधी और मेरा अपराधी वाली भूमिका मत करिए, और जो आप कर रहे हैं वो प्रदेश और देश की जनता देख रही है। मेरा यही आरोप है कि अपराधी तेरा मेरा नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और स्वयं योगी जी के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है? अपने ऊपर से तो वो मुकदमे हटाने का काम करते हैं, अपने ऊपर से तो उन्होंने मुकदमे हटा लिए। चिन्मयानंद के ऊपर से बलात्कार के मुकदमे हटाए,
और अपने लोगों पर से मुकदमे हटाने के लिए उन्होंने कानून पर पीड़िता ने जाकर बयान दिया है, हटाए नहीं गए हैं, आरोप सिद्ध नहीं होता है। आप लोग सिर्फ जो है डफली बजाने का काम करते हैं। राजस्थान में आपका मुख्यमंत्री बोलता है कि लड़कियां अपने मन से गई थी, वो बलात्कार हो गया। छत्तीसगढ़ का आपका मंत्री बोलता है कि छोटा बलात्कार और बड़ा बलात्कार, क्या बात है भाई? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश भाई उमाशंकर जी, जरा अपने पर भी ध्यान दीजिए। आपकी किस्ती में छेद ही छेद है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। राकेश जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब बिहार चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यूपी में उनका यह कहना है कि जो उपलब्धियां रही हैं, यानी एक जो मॉडल उत्तर प्रदेश का रहा है उसका जिक्र वहां पे हो रहा है, तो क्या हम ये माने कि यूपी का जो मॉडल है वो हिट रहा है, इसलिए बिहार में उसका जिक्र हो रहा है? यूपी के मॉडल की चर्चा जिस तरीके से बिहार में हो रही है, उससे एक बात तो स्पष्ट रूप से बीजेपी को या बिहार चुनाव में हम सभी को माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के पास या तो कोई उपलब्धियां नहीं है बताने के लिए, इसीलिए पड़ोसी प्रदेश उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। अब बात रही कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा बिहार के चुनाव में क्या कमाल कर सकता है, तो जिस तरीके से अभी हमारी बाकी भाइयों ने कहा कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन सभी स्टेट के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी चुनाव प्रचार के लिए गए थे, इवन दिल्ली भी आए थे, लेकिन जहां पर वो कमाल नहीं हो पाया। लेकिन बिहार के चुनाव में एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई है। जैसे कि बलिया ही ले ले तो बलिया और यूपी बॉर्डर एक बहुत सारे बॉर्डर्स हैं जो टच हैं, तो कहीं ना कहीं वहां के लोग उनके चुनाव में प्रचार से प्रभावित हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत हमें यह भी मानना पड़ेगा कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बिहार की चुनाव रैली में जाकर उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार की जो वर्तमान सरकार है, नीतीश गवर्नमेंट है, उसके लिए चिंतन मनन और सोचने का विषय है कि उनके प्रदेश की उपलब्धियों को क्यों नहीं गिनाया जा रहा। अब बात आती है बेरोजगारी के ऊपर, तो जिस तरीके से चाहे वो रोजगार कम दिए गए या ज्यादा दिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी रोजगार दिए गए उनको कम से कम वहां पर जाकर यूपी के सीएम बता रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एक ये भी खड़ा हो रहा है कि बिहार के अंदर वहां का क्या रिपोर्ट कार्ड है, वहां पर कितने युवाओं को रोजगार मिला। क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा राजेश जी, इस बार का जो बिहार चुनाव है उसका परिणाम बहुत आश्चर्यजनक आने वाला है, नंबर एक। नंबर दो, इस बार का बिहार चुनाव सारे मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा बहुत बड़ा हावी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस के अंदर पूरे देश में लॉकडाउन लगा, लोगों का पलायन बिहार की ओर हुआ, और जैसे ही अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई तो वापस लोगों का पलायन बिहार से हटके वापस। तो राकेश जी, क्या यही वजह है कि तेजस्वी यादव की हम रैलियों में देख रहे हैं तो उनका जो फोकस है वो सिर्फ रोजगार पे है, वो कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, क्या यही वजह है कि वो नब्ज पहचान चुके हैं? जी बिल्कुल राजेश जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक मैं बात पे लेना चाहूंगा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम जो सबसे विराट अगर कोई स्थिति है जो खराब है वो है रोजगार को लेकर। और जिस तरीके से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जो ये बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार हावी होकर आक्रमण कर रहे हैं, और इसी पे काउंटर अटैक के लिए योगी आदित्यनाथ ने आकर यूपी के रोजगार को लेकर प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया, तो इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा कि पूरे बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर है। क्योंकि आप ये देखें कि बिहार के अंदर करोड़ों लोग गए और करोड़ों लोग दोबारा पलायन कर रहे हैं जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं वोटर बहुत जागरूक है, वो ये देखेगा कि हमें वर्तमान सरकार ने क्या रोजगार दिया या लॉकडाउन के अंदर हमें क्या फैसिलिटीज, क्या सुविधाएं दी। और जिस तरीके से हमारे बिहारी भाई, जो हमारे पूर्वांचल के साथी, हमारे बिहार के हमारे भाई लोग जिस तरीके से बाढ़ की आपदा के अंदर प्रभावित हुए, तो वहां पर भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड और सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं का कहीं ना कहीं पैमाना हर एक बिहार के जहन में होगा। और इस बार का चुनाव बहुत ही अलग है, क्योंकि यहाँ का चुनाव युवा बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, और यहाँ के बेरोजगार
जो कि पढ़े लिखे नहीं है, वो अपने क्षेत्र में रोजगार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, जो आपका शुरुआती दौर में प्रश्न था कि हाँ, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के चुनाव में जो सीमाएं बिहार और यूपी की सटी हुई हैं, वहां पर वो इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, इसीलिए उनको वहां पर उतारा गया। राकेश जी, साफ तौर पर मेरा ये सवाल है जिसका साफ साफ जवाब आप दीजिएगा कि कुल मिलाकर जो बिहार का मूड है, वो आखिर जनता का मूड क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें जनता, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जब तक वोटों का पिटारा नहीं खुलता कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं तो मैं स्पष्ट तौर पर आपके चैनल पे ये कहना चाहूंगा कि इस बार का आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत आश्चर्यजनक होगा, कई लोगों को ये चौंका देगा और सभी के मैथमेटिक्स, सभी राजनीतिकों के जो गणित हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहां पर अगर बात करें रैलियों की सीएम योगी की, तो जहां पर आरजेडी सत्ता में है, जो सीटें आरजेडी के कब्जे में है, वहां पर सीएम योगी की रैलियां जो है वो कराई गई, तो क्या इससे इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीति, देखिए राजनीति क्या है, राजनीति का मतलब है किसी तरीके से हमें सत्ता में आना। तो योगी आदित्यनाथ की रैलियां वहीं कराई जा रही हैं सीएम की, यूपी के सीएम की, जहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो, जहां पर बीजेपी को लगेगा हम प्लस में है या ये हमारे गठबंधन के साथी के पास ये सीट है, तो वहां पर प्रचार की आवश्यकता नहीं है, तो वहां नहीं कराया जाएगा। और आप देखें कि इसीलिए रोजगार के मुद्दे के लिए, चाहे वो कानून व्यवस्था के मुद्दे के लिए, उन्होंने यूपी मॉडल को प्रस्तुत करने की कोशिश की। लेकिन मैं इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि यूपी में जिस तरीके से एनकाउंटर हुए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो वो भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। ठीक है, उमाशंकर आपकी बात पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं। हाँ, 2 बार वो बीच में रोकने की कोशिश कर रहे थे। उमा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, राकेश जी ने जो कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश से सटा है इसलिए योगी जी का इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, बिल्कुल तमाम सारे बिहार के जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, इसलिए योगी जी की सरकार के कारनामे बिहार की जनता और ज्यादा बेहतर से जानती है। वो जानती है कि कैसे एक दलित की बच्ची को यहाँ की पुलिस केरोसिन डाल के फूंक देती है। वो जानते हैं कि कैसे आजमगढ़ में दलित की बेटी को बलात्कार के बाद हत्या कर दिया जाता है। वो जानते हैं कि कैसे बलरामपुर में बलात्कार करके मार दिया जाता है और योगी जी की पुलिस सोती रहती है। और वो जानती है कि कैसे उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और योगी की सरकार कभी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़ी हो जाती है, कभी वो चिन्मयानंद मसाज वाले बाबा जी के साथ खड़ी हो जाती है। तो ज्यादा बेहतर तरीके से बिहार की जनता जानती है, इसलिए वो और अच्छी तरीके से योगी जी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। राकेश जी कर रही है। हाँ, राकेश जी, आप अश्विनी शाही, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई ने शायद मेरी बात को ठीक से नहीं सुना। मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से यूपी के एनकाउंटर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो ये भी जनता को पता है किस तरीके से वो दलित की बेटी नहीं थी, वो भारत की बेटी थी। वो पूरे भारत में जो भी एक व्यक्ति है, वो उसकी बेटी भी थी, उसकी बहन भी थी, वो मेरी भी बहन थी, उसके साथ मेरी भी सहानुभूति है। जनता सब जानती है, मैंने कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस बार बिहार का चुनाव बहुत बड़ा एक चमत्कार लेकर आएगा। और जब ये पिटारा खुलेगा तो ये वोट बेरोजगारी। अश्विनी शाही, आप कुछ कह रहे हैं, मेरा सवाल भी आप ही से है। सवाल भी ये है कि क्या बिहार सरकार की अपनी उपलब्धियां नहीं है जो यूपी की उपलब्धियों को वहां पे गिनवाया जा रहा है? इस सवाल के साथ आपकी टिप्पणी। देखिए, बिहार सरकार की उपलब्धियां अपने जगह पे अलग है। पिछले 15 साल से नीतीश जी वहां हैं। नीतीश जी जब सरकार लेकर एनडीए के नेतृत्व में आए थे तो वहां बहुत गड्ढा था। उस गड्ढे को भरते 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 अब नीतीश जी एक सतह पर ले आए हैं एनडीए के साथ। अब उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और नीतीश जी सब एनडीए के गठबंधन में एक वहां पर भवन निर्माण का काम चालू होगा। अब जो है वहां जाने के बाद अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धि है वो देश में किसी से छुपी नहीं है। माननीय मोदी जी के हमारे एनडीए के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहां से की? ये शुरुआत की बिहार से। बिहार को आईटी हब बनाने का संकल्प पत्र में दावा हमने किया है। तो ये हम अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहे हैं, हम तो ये तो एनडीए की उपलब्धि है। हम सब पूरे कुनबे को लेकर चल रहे हैं। और राजेश जी,
मैं अपने भाई कांग्रेस के भाई को बताना चाहता हूं कि योगी जी मुख्यमंत्री से पहले एक मठाधीश है, वह गोरखपुर गोरक्षनाथ पीठ के, वहां पर जो है वहां के मुख्य जो है कर्ता धर्ता है। और जब 1 जनवरी में, पता नहीं आप गए होंगे कि नहीं गए होंगे, 14 जनवरी को जब खिचड़ी का त्योहार होता है मकर संक्रांति का, तो बिहार से करोड़ों लोग, इतनी आस्था है सनातन धर्म में कि लोग खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। और योगी जी जितने पॉपुलर उत्तर प्रदेश में हैं उतने पॉपुलर बिहार में भी हैं। और उसके बाद ये तो उनकी उपलब्धि, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। अभी हमारे भाई राजनीतिक विश्लेषक जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, तो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ यही उत्तर प्रदेश के लोगों का दोहरा चरित्र है। अपराध अगर होता है तो लोग जैसे जो मतलब चित्कार शुरू करते हैं, और अगर वही अपराधी मारा जाता है तो भी चित्कार शुरू करते हैं मानवाधिकार के आड़ लेकर और इसकी आड़ लेकर। कहीं एक जगह रहिए और सख्त मुख्यमंत्री आपको मिला है, उसको कहिए कि अगर वो अपराध खत्म कर रहा है तो उसको अपराध खत्म करने दिया जाए, उसमें मीन मेख न निकाला जाए। अभी एक अपराधी मारा जाता है कानपुर में तो सारे कांग्रेस के लोग और सपा के लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिनकी सरकारों में उसको गनर से लेकर सब कुछ मिला हुआ था, वो बाहर घूम रहा था। जबकि उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा की सरकार रही, वो जेल में बंद करने का काम उसको किया था भारतीय जनता पार्टी ने। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देखिए मोनिका जी, मैं थोड़ा सा समय दीजिए, हम लोग किसी भी अपराधी का जाति धर्म पंथ नहीं देखते हैं। अपराधी अपराधी होता है। अगर वो प्रदेश में अपराध कर रहा है तो उसकी सजा है, या तो जेल में जाएगा या प्रदेश छोड़ देगा। ठीक है, उमा शंकर जी आपके पास आऊंगी, इससे पहले शौकत अली कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए शौकत अली। देखिए मोनिका जी, साहिल जी जिस तरह अपराधियों को अपना विश्लेषण दे रहे हैं, मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है। मान लीजिए जब विपक्ष का जो काम है, साहिल जी जो विपक्ष का काम है, हम बिल्कुल उस सवाल उठाएंगे। आप कानपुर के अपराधी को एमपी से पकड़ के लाते हैं, रास्ते में मार देते हैं, हम सवाल ना करें? क्यों नहीं सवाल करेंगे? लाजिमी है हमारा सवाल करना। आप पूछताछ करते, आप उसको जेल में डालते, सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, सुनिए। अगर हम दोषी हैं तो हमें भी जेल में डालिए, अगर आप दोषी हैं तो आप भी सजा के लिए तैयार होइए। कोर्ट और कानून इसीलिए बना हुआ है, ना कि किसी को रास्ते में गोली मार देना इसलिए नहीं है सरकार में आप बैठे हुए हैं। दूसरी चीज मैं दोहराना चाहूंगा, आप कह रहे हैं जाति विशेष को लेकर अपराधी, अरे आपके विधायक तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय है, हम इसलिए साथ खड़े। अभी भी आपको इस पे कुछ हो रही है कि आप जाति विशेष की बात करते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में अगर अपराधी ठाकुर हो तो आप बचाने का प्रयास करते हैं, लखला के अरेस्ट कराने का काम करते हैं, उसके बाद उसको जेल भेजने का काम करते हैं। अरे जेल भेज रहे थे लेकिन उसका घर क्यों नहीं गिराया? उसके साथ वो कृत्य क्यों नहीं किया जो आप कानपुर में कर रहे थे? क्या उन्होंने अपराध नहीं किया था? क्या उनका अपराध आपने पैमाना नाप लिया, छोटा है या बड़ा है? अरे आप तो अब जिस तरह संगठित अपराध की बात किया करते थे कि ये संगठित अपराध नहीं है, तो ये संगठित नहीं था तो किस तरीके वो कोतवाल को गालियां दे रहा था, किस तरह उसकी मनमड़ता दिख रही थी? ये संगठित अपराध था, विधायक के संरक्षण में अपराध था, सरकार के संरक्षण में अपराध था। आपको भी उनका घर गिराना चाहिए था। शौकत जी आप बलिया गए? शायद आपको जानकारी नहीं है, शायद आपको जानकारी नहीं। मैं उसी जिले से पूरी जानकारी, आप गए कि नहीं गए पहले ये बताइए। मैं अपराधियों को संरक्षण देने बलिया नहीं जाऊंगा, मैं अपराधियों को संरक्षण नहीं मांग रहे। आप वहां पर घटना स्थल पर आप गए, आप जो भाषण दे रहे हैं घटना स्थल पर आप गए, मैं वहां जाकर आया हूं, ठीक है? और कानून को अपना काम करने दीजिए। बहुत सी चीजें जब जांच हो जाएंगी तो सामने निकल के आएंगी। कानून को अपना काम करने दीजिए। रही है साई जी, प्रदेश की जनता देख रही है, नहीं जलाए जाते हैं सरकार। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब चुनाव जीत कर आते हैं तो थाने जलाए जाते हैं, वो अपराध भूल गए शौकत जी? आपके मुख्यमंत्री, आपके मुलायम सिंह यादव आज अमिताभ ठाकुर को धमकी देते हैं फोन पर, वो भूल गए? डायरेक्ट कोतवाल को गाली दे रहा था।
और आप कहते हैं कि थाने नहीं चलाए जाते, आप जरा अलीगढ़ चले जाइए, किस तरह आपके विधायक थाने में कुर्सी डाल के बैठ रहे थे। अरे भाई, लेकिन शौकत अली आप इस बात को क्या मानेंगे या बचाव करेंगे? तो कितने थाने जलाए गए थे याद है? शौकत अली, क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि अगर एक मुख्यमंत्री एक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जिक्र कर रहे हैं अपने राज्य का कि मॉडल ऐसा है, अपराधियों में डर है, मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार जो है वो आने से डर रहे हैं यूपी की जेलों में, तो क्या आपको नहीं लगता कि एक मुख्यमंत्री अगर एक बात कह रहा है तो उसमें दम है तभी वो कह रहे हैं? शौकत अली, मेरी आवाज शायद उन तक नहीं पहुंची। उमा शंकर जी, उमा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और मैं सवाल आपसे भी यही है कि अगर मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में ये कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया लोगों को, हमने कानून व्यवस्था को बेहतर किया, अपराधी आज डर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? क्या ऐसा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में जिसका जिक्र किया जा रहा है बिहार चुनाव में? देखिए, बात को समझिए। जब मायावती जी की सरकार थी, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो याद करिए वो राजा भैया के खिलाफ क्या कर रही थी, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। वो एक जातिवादी मानसिकता के तहत काम कर रही थी। जो अभी शौकत अली जी कह रहे थे कानपुर के मामले में, अगर विकास दुबे एक अपराधी थे, उन पर आपने उनका इनकाउंटर किया, गलत तरीके से किया, चलिए वो अपराधी थी, हम मान लेते हैं। लेकिन उनकी पत्नी और उनके बच्चे को जिस तरीके से गन पॉइंट पर बिठाकर फोटो शूट किया गया, क्या वो न्यायोचित था? बिल्कुल नहीं था। ना वो न्यायोचित था, ना वो नैतिकता के तकाजे में भी फिट बैठता है। और लेकिन योगी जी के सजातीय तमाम अपराधी हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के 114 एमएलए विभिन्न अपराधों के आरोपी, संगीन अपराधों में आरोपी है, लेकिन योगी जी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। चिन्मयानंद जी, जो जिनका नाम कृष्णपाल सिंह है, उनके ऊपर से बलात्कार तक के मुकदमे हटाने का काम योगी जी करते हैं। स्वयं अपने ऊपर से उन्होंने 302 का मुकदमा हटा लिया, हत्या का मुकदमा उन्होंने हटा लिया। तो जब आप एक खास मानसिकता से काम करते हैं तो ये ऐसे में प्रश्न जरूर उठेंगे। अभी शाही जी कह रहे थे कि कानून को अपना काम करने दीजिए। हम बिल्कुल कह रहे हैं कानून को काम करने दीजिए, लेकिन जब हाथरस का डीएम खुलेआम पीड़िता के परिवार को धमकाता है और आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, आप उसको हटाते नहीं है, और आपके एक विधायक वहां पर छत्रियों की बैठक उस गांव में बुलाने लगते हैं, तब आपका जातिवादी मानसिकता उजागर हो जाता है और तब आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह जरूर उठेंगे। आपने कहा सनातन धर्म, योगी जी को अगर सनातन धर्म का ABCD भी पता होता तो हाथरस की बेटी को बगैर उसके परिवार को अंतिम मुंह देखे हुए नहीं, कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सनातन का ABCD पता है। उमा शंकर जी, सनातन धर्म जो उन्होंने अपने आतंकवादी महिला साथी को उनके घर में, लड़की के घर में बैठाया था और उसके बाद हंसते हुए, ठिठोली करते हुए संवेदना व्यक्त करने आ रहे थे, उनको सनातन पता है। उमा शंकर जी, अपने घरों में झांकिए। उसके बाद एक आप लोगों ने सेट कर लिया है नैरेटिव कि मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, इस मुख्यमंत्री को किस तरीके से जाति में उलझाओ, विकास न करने दो। यही आप लोगों का डर है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और आप लोग एक अच्छे मुख्यमंत्री जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको आप लोग सिर्फ और सिर्फ फंसाने का काम कर रहे हैं। कोई आपके पास संवेदना नहीं, कोई आपके राष्ट्रीय नेतृत्व के पास कुछ नहीं है। आपका राष्ट्रीय नेतृत्व संवेदना व्यक्त करने जाता है और कार में हंसी ठिठोली करता है। ठीक है, छिपने वाला नहीं, वो बिहार राकेश जी भी जानती है। ठीक है राकेश जी, योगी आदित्यनाथ जब बिहार चुनाव में उतरे तो हमने देखा कि शुरुआत में उनकी रैलियों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे, धारा 370 का जिक्र उनके भाषणों में, राम मंदिर का जिक्र उनके भाषणों में, हिंदूवादी छवि उनकी एक रही है। तो क्या ये चीजें भी प्रभावित करेंगी मतदाताओं को बिहार के? क्या कर सकती है जिस तरीके की भाषण शैली उनकी रही है, उनके भाषणों में इन चीजों का जिक्र है? राजेश जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि ये चुनाव एक प्रदेश का चुनाव है, ये चुनाव बिहार का चुनाव है, ये चुनाव भारत राष्ट्रीय चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव नहीं है। 370 का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, प्रभु जय श्री राम के नारे हों, ये सभी एक राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे जो कि सॉल्व हो चुके, जिन पे चुनाव लड़े जा चुके हैं और उनके बाद भी चुनाव हो गए।
मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बिहार का चुनाव इस टाइम लड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं मुद्दे बिहार के होने चाहिए थे, मुद्दे होने चाहिए थे। जो भी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वो कोई सा भी दल हो, उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमने इतने रोजगार दिए और इतने हम और देंगे। मुद्दा ये होना चाहिए था कि हमारे प्रदेश के इतने लोगों को हम पलायन करने से रोक पाए हैं या इतने लोगों ने पलायन कर चुके हैं। मुद्दा ये होना चाहिए था कि बिहार के अंदर हमने इतना विकास कर दिया और हम ये विकास करेंगे। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से बिहार चुनाव के अंदर कोरोना वैक्सीन की बात की गई है, तो अभी वैक्सीन बनने में भी बहुत समय बाकी है। हो सकता है वैक्सीन की बात हम बंगाल चुनाव में भी सुने। तो मेरा मानना ये है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इनका बिहार चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन मुद्दों पर, चाहे वो 370 का मुद्दा हो, चाहे वो प्रभु श्री राम के मंदिर का मुद्दा हो, ये मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर चुनाव भी हो चुके और ये मुद्दे खत्म भी हो चुके। अब हमें नए मुद्दों पे काम करना है सभी पार्टियों को। राकेश जी, कुछ सिलेक्टिव मुद्दे भी है जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, जैसे कि तेजस्वी यादव की अगर हम रैलियों की बात करें तो उसमें काफी भीड़ नजर आ रही है। दूसरी तरफ सीएम योगी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, लालू के कुनबे को कोस रहे हैं। क्या ये चीज कारगर साबित होगी? क्योंकि ये एक चोट है बिहार के लोगों पर और इससे कहीं ना कहीं त्रस्त भी नजर आए थे 15 साल पहले की अगर हम बात करें तो क्या ये मुद्दा जो है ये भारी पड़ेगा आरजेडी के मुद्दे से? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर हम परिवारवाद की बात करें तो आप ये देखें कि अगर लालू जी पॉलिटिक्स में थे तो उनके बेटे तेजस्वी यादव भी पॉलिटिक्स में आए, दूसरे बेटे भी आए। अगर रामविलास पासवान जी पॉलिटिक्स में थे तो अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान भी पॉलिटिक्स में है। ठीक है, तो ये तो एक परंपरा है कि जो जिस परिवार ने या जिस पिता ने अपना समय किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है, तो कहीं ना कहीं उनके बेटे भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, सभी नेताओं के। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस समय बिहार का चुनाव एक ऐसे दौर में है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास परफेक्ट कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए या तो एक बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया है या पलायन को मुद्दा बनाया गया है। जो पार्टी 15 साल से सत्ता में थी उसके पास भी कोई प्रॉपर मुद्दे या कोई काम नहीं है गिनाने के लिए। क्योंकि नीतीश सरकार को 15 साल हो चुके हैं, तो क्या राकेश जी का जवाब देना चाहूंगा यहाँ पर? बिल्कुल, ये आपने बहुत सुंदर बात है कि जो व्यक्ति 15 साल से सत्ता में होता है, कहीं ना कहीं उनके प्रति एंटी इनकम्पेंसिव होती है। क्योंकि अगर मैं 15 साल से अपना घर चलाऊंगा तो मेरे परिवार के सदस्यों की शिकायतें जनता चाहती है, किसी और से नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी को इन 15 सालों में जो भी उनके द्वारा कुछ गलतियां हुई होंगी, कोई कमियां रही होंगी, चाहे वो बाढ़ के मुद्दे पे हो, वो पलायन के मुद्दे पे हो, वो कोरोना वायरस के मुद्दे पे हो, उन्हें कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्योंकि जो सत्ता में होता है उसी से नाराजगी होती है, जो विपक्ष में होता है नाराजगी उससे नहीं होती। हम तेजस्वी यादव को या लालू प्रसाद यादव को 15 साल के अंदर जो कमियां रही हैं उनके लिए जिम्मेवार नहीं करा सकते। जिस तरीके से लालू यादव को आज भी चारा घोटाले के लिए लोग कटघरे में खड़ा कर देते हैं, इसी तरीके से 15 साल के अंदर जितनी भी कमियां रही हो, चाहे वो बाढ़ का मुद्दा हो, लोगों का पलायन का मुद्दा हो, लोगों के पैदल चलने का मुद्दा हो, वो सभी की जिम्मेवारी भी नीतीश जी को लेनी पड़ेगी। और उसका खामियाजा या उसका फायदा, जिस तरीके से आप राम मंदिर का फायदा नीतीश जी को अगर मिलेगा, 370 का फायदा अगर एक पार्टी को मिलेगा, तो उसी तरीके से जो कमियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, उनका खामियाजा भी नीतीश जी को मिलेगा। जी अश्विनी शाही, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं राकेश जी से कहना चाह रहा हूं कि जो राम मंदिर का मुद्दा आप बता रहे हैं वो खत्म हो चुका है। खत्म नहीं हो चुका है। हमारे संकल्प पत्र में था राम मंदिर बनाना, और उसका एक किरदार माता सीता बिहार से ही संबंध रखती थी, तो वो राष्ट्रीय मुद्दे में खत्म नहीं हुआ है, वो बिहार से ही उनका संबंध था। पहला ये। दूसरा, आपने कहा कि कोई मुद्दा नहीं है पार्टियों के पास। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में जो कहा वो करके दिखाया। वो हिंदुस्तान में वो आज नजीर बन चुका है। आप किसी दल को बता दीजिए जिस दल ने अपने संकल्प पत्र को दोहराकर उसमें काम करने का काम किया हो। आज बेरोजगारी की बात पर हमने 19 लाख नौकरी 5 साल में देने की बात की है।
और तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में दे दिया। कहां से देंगे भाई, कैसे दे देंगे? पहले में हम 5 साल में क्रमवार देंगे। उमाशंकर जी और उसके लिए उमाशंकर जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मोनिका जी नहीं, मेरा पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद अभी और जवाब दे देंगे वो। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि हमने IT हब बनाने की बात की है, जिसमें 5 लाख नौकरियां देंगे हम। उसका ब्रेकअप हमने दिया कि 3 लाख शिक्षकों की नौकरी हम देंगे वहां। आज डॉक्टरों की कमी है। 8 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में खुल रहा है। उसमें डॉक्टर निकलेंगे तो उसकी नौकरियां हम 1 लाख नौकरी पैरा मेडिकल और डॉक्टरों की दे रहे हैं। 10,000 डॉक्टर और 50,000 पैरा मेडिकल और प्लस और मेडिकल की दे रहे हैं। तो हमने ब्रेकअप भी दिया हुआ है। तो ये मुद्दे हैं हमारे पास राकेश जी। लेकिन अश्विनी जी, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनका जिक्र ज्यादा हम देख पा रहे हैं। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे या जो आपकी उपलब्धियां रही हैं उनका जिक्र हो रहा है। तो कहने का मतलब ये कि जो बातें आप कर रहे हैं 15 साल में क्या क्या किया, क्या वो उपलब्धियां नहीं रखी गई? उन्हें नहीं रखा जाना चाहिए था? एनडीए का हमारा मुद्दा देखा जाएगा वहां। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे देखे जा रहे हैं। नहीं तो जो बिहार का मतदाता है, क्या वो धारा 370 के नाम पे वोट देगा? बिहार का मतदाता देगा। उत्तर प्रदेश में हमने उसकी सेवा की। जो हमारा प्रवासी भाई जा रहा था उसको हमने एक मेहमान की तरह रखा, खाना खिलाया, उसको घर तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री जी ने उसी बिहार के सभी लोगों के खाते में 1500 रुपया भी भिजवाया। आज वहां के किसानों को 6000 रुपया भी जा रहा है। वहां के किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। वो उनके लिए भी मुद्दा है राजेश जी। लेकिन अश्विनी जी, उमाशंकर जी आपके पास आऊंगे। अश्विनी जी, एक आरोप और लगता रहा है आपके ऊपर, आपकी पार्टी के ऊपर सपा की तरफ से लगातार लगाया जाता है कि आप तो कामों को गिनवा रहे हैं, लेकिन आप जो है सपा के कार्यों का ही फीता काटते नजर आते हैं। ये सपा का आरोप है, लगातार लगाया जाता है। सपा, अच्छा एक आरोप हम, चलिए अच्छा है, उनका आरोप है। आपकी सरकार आई, आपने 2 ईंट रख दी कि ये हो गया भाभा इंस्टीट्यूट। लेकिन उस ईंट के ऊपर कलेवर रखने का काम अगर हमने किया तो उसका फीता काटने की थोड़ा ही बात होती है। इन्होंने कैंसर अस्पताल आधा अधूरा छोड़ा। इन्होंने हाईवे जो बनाया कहते हैं वो आधा अधूरा छोड़ा। इन्होंने कौन सा काम, मेट्रो आधा छोड़ा। सारा काम तो पूरा हम लोगों ने कराया है। साहिल जी, सारे काम आप पूरे कर रहे हैं। काम की कौन सी बात हो गई? एक काम कर दीजिए साहिल जी, आप सारे काम पूरे कर रहे हैं तो जेपी सेंटर बेचने की बात क्यों की आपने? उसे भी बना देते, उसे अधूरा। बेचने की बात नहीं हुई है, वो अधिकारियों की गलती से अखबार में निकल गया। दूसरे दिन उसका क्षमा भी आ गई। हमने बेचने की बात नहीं की है। ये टेस्टिंग पैरामीटर था। जब विरोध देखा तो वो अधिकारियों ने उसका क्षमा भी कर दिया कि गलती से न्यूज़ छप गई थी। आप ऐसे कैसे गलती हो जाएगी? ये कोई छोटी मोटी गलती होती? अच्छा हाँ, छोटी मोटी गलती तो आपकी इंजेक्शन लगाने पे भी हो गई है। 1.5 लाख इंजेक्शन लगा दिए हैं आपने। ये भी तो गलती है ना। आपसे गलतियां बहुत हो रही हैं आजकल। तो आप गलतियां, अरे कौन सा काम पूरा किया वो बताइए ना। अब आप मुद्दा ही भटका देते हैं। बताइए कौन सा पूरा किया? कैंसर इंस्टीट्यूट बिल्डिंग आधी अधूरी बनाकर छोड़ दी आपने। मेट्रो आपने शुरू नहीं की। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। शौकत अली जी आपके पास आऊंगी, दोनों के पास आऊंगी। उमाशंकर जी, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, हंस भी रहे थे अश्विनी जी की बातों पर। आप टिप्पणी कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आप, क्यों हंस रहे थे? बिल्कुल मोनिका जी, देखिए 2 बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से झूठ बोलती है वो देखिए अभी अश्विनी जी की बातों से ही स्पष्ट हो गया। संकल्प पत्र की बात की, उससे मैं बाद में आऊंगा। पहले इन्होंने कहा कि हमने 5 साल में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। बिल्कुल सही इन्होंने बोला, संकल्प पत्र में इन्होंने लिखा है। लेकिन अभी जब योगी जी ने नौकरियों का हवाला दिया तो उन्होंने कहा हमने 3 लाख नौकरियां दी, यानी कि 3.5 साल 3 लाख नौकरी इन्होंने दी। योगी जी की बात कर रहा हूं। आपकी सरकार ने ये बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आंकड़े दिए थे कि हमने 3.5 साल में 3 लाख नौकरियां दी। अगर 3.5 साल में 3 लाख नौकरियां, तो आपके पास मुश्किल से 1 साल बचे हैं। और अब बाकी बची हुई जो 15.5 लाख नौकरियां हैं वो आप कैसे दे पाएंगे? एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, अरे बिहार को यूपी से कहां कंपेयर कर रहे हैं प्रभु? आप सुनिए। हम बिहार की बात कर रहे हैं और आप यूपी की बात कर रहे हैं। आप सुन लीजिए। अरे उमाशंकर जी, कुछ पढ़ लिया कीजिए। जितना रट के आते हैं आप लोग उतना ही बोल देते हैं। प्लीज आप सुन लीजिए। आपने लोक संकल्प पत्र जारी किया था 2017 में उत्तर प्रदेश के लिए। उसमें आपने लिखा है, और ये जो 3 लाख नौकरियां आपने उत्तर प्रदेश में दिया है मान्यवर, उसमें से करीब 1,15,000 नौकरियां वो हैं जो बाकायदे पुलिस विभाग में प्रमोशंस की हैं। वो कोई नई नौकरी आपने नहीं दिया है।
1,15,000 के लगभग पुलिस। आप आरटीआई से पता कर लीजिए माननीय उमाशंकर जी, आप पता कर लीजिए, रास्ता खुला हुआ है। मैं बिल्कुल स्टडी करके बैठा हूँ। इसके अलावा आरटीआई से पता करके हमको भी दिखा दीजिएगा, स्वास्थ्य विभाग मुझे भी दिखा दीजिएगा। प्रमोशन किए हैं पुलिस विभाग में लगभग 1,15,000 प्रमोशन से। ये सब नई नौकरियां, नई नियुक्तियां कैसे हो गई मान्यवर? इस तरीके से झूठ मत बोलिए। और 3.5 सालों में प्रमोशन को आप नौकरी से अगर जोड़ रहे हैं तो ये बहुत भारी गलतफहमी है आपकी। नहीं है जो प्रमोशन कोई नियुक्ति नहीं होती है उमाशंकर जी। सांसद विधायक इसको जरा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आपके नेता सुनेंगे तो आपको डांट भी पड़ सकती है। टिप्पणी राकेश जी की मैं लेना चाहता हूं, वक्त की बहुत कमी है। राकेश जी, आप बिहार चुनाव की क्या तस्वीर देखते हैं? जो दावे वादे किए जा रहे हैं, चूंकि एनडीए और महागठबंधन टक्कर बड़ी है, क्या तस्वीर देखते हैं बिहार की? बहुत शॉर्ट में सर। राजेश जी, इस बार का जो बिहार चुनाव है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का चुनाव कोरोना की जो स्थिति थी उसको उसकी वजह से प्रभावित होगा। बिहार के अंदर 15 साल से नीतीश जी की गवर्नमेंट रही, उसके अंदर उन्होंने क्या रोजगार दिए, क्या विकास किया और क्या सुशासन दिया, उससे भी रहेगा। और जिस तरीके से रामविलास पासवान जी भी एक बहुत बड़ा चेहरा थे राजनीति में, वो रहे हमारे सबके बीच। उनके बेटे चिराग पासवान को किस तरीके से सहानुभूति और क्या इम्पैक्ट रहेगा, और लालू जी की पार्टी का भी जिस तरीके से बिल्कुल, यानी बड़ा बदलाव हो सकता है, ये बिहार चुनाव में देखा जाएगा। और बहुत बड़ा चमत्कार। और मैं एक बात और कहूंगा, बहुत जल्दी बिहार का वोटर बहुत समझदार है। बिहार का वोटर इस बार दिखाएगा कि वो किस सरकार के पक्ष में और किसके विपक्ष में। ठीक है, बहुत शुक्रिया राकेश कुमार, उमाशंकर पांडे जी, अश्विनी शाही आपका भी और शौकत अली आपका भी बहुत शुक्रिया। चर्चा में सवाल कई थे, कुछ के जवाब मिले, लेकिन आने वाले दिनों में कई ऐसे और सवाल है जिनका जवाब आना बाकी है।